नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तानाशाह। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जब से ये दुनिया अस्तित्व में आई है, तब से इस पर राज करने की तमन्ना रखने वालों की कमी नहीं रही है। अधिकतर लोग तो इस तमन्ना को दिल में ही दबा लेने में अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन कुछ इस इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं और बन जाते हैं दुनिया के लिए एक अभिशाप। ऐसे कई लोगों ने दुनिया को झुकाने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार दुनिया ने उनको ही झुका दिया। पर कहते हैं कि बच्चा बड़े का बाप होता है, और इसलिए आज एक बच्चा वो काम करने जा रहा है जिसको बड़े लोग नहीं कर पाए। वो दुनिया को अपने कदमों में झुकाने जा रहा है। सिकंदर महान, चंगेज खान, नेपोलियन बोनापार्ट, और बनने जा रहा है तानाशाह। कहते हैं आदमी भी एक जानवर है, दो पैरों वाला बुद्धिमान जानवर। जैविक तौर पर इस बात की सच्चाई प्रमाणित हो जाने के बाद कुछ लोग अब इसको व्यवहारिक रूप से सिद्ध कर दिखाने में विश्वास रखते हैं। यही है महानगर के पास स्थित नरौरा आणविक बिजली घर। ये तो अच्छा है कि रेडियो सक्रियता के खतरे के कारण ऐसे प्लांटों को शहर से दूर बनाते हैं, वरना हमारा काम जरा मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 गार्ड होंगे, उनको तो हम संभाल लेंगे। अपना काम शुरू कर दो जजीरा। ये इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्टर इस बाड़े में दौड़ रही करंट को भी निष्क्रिय कर देगी, और इसके कटने से बज उठने वाले किसी अलार्म को भी। मेरा काम हो गया कश्मीरा। वेरी गुड। अब मैं इस बाड़े को ही गला देता हूँ एसिड गन से। तेज एसिड की फुहार ने बाड़े के स्टील तारों को मोम की तरह गला डाला। हमलावर घुसे तो चुपचाप थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी जो उसी वक्त घूमती सर्च लाइट की रोशनी उन पर आकर पड़ी। अरे कौन हो तुम लोग, रुक जाओ। लेकिन आगे बढ़ते कदम नहीं रुके, और गार्ड की उंगली लाइट मशीन गन के ट्रिगर पर कस गई। गोलियां चली, लेकिन हमलावरों को रोक नहीं पाई। तड़ 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 तड़। ओह, इन लोगों ने बुलेट प्रूफ पोशाक पहन रखी है, पर इनके चेहरे ढके हुए नहीं हैं। उसी को निशाना बनाता हूँ, लेकिन गार्ड के निशाना बदल बदल पाने से पहले ही वो खुद निशाना बन गया। खचाक। ओह, गड़बड़ हो गई। गोलियों की आवाज़ पूरे पावर स्टेशन में फैल गई होगी। कश्मीरा का ख्याल सही था, पूरा सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो उठा था। पावर स्टेशन पर अटैक किया जा रहा है। अंदर आने के सारे रास्ते सील कर दो। पूरे पावर स्टेशन के स्टील शटर गिरकर हर एंट्री पॉइंट को बंद करने लगे। धर्र। ओह, पर हम इस स्थिति के लिए भी तैयार होकर आए हैं। दरवाजे के बंद होते होते भी चिपचिपे प्लास्टिक विस्फोट का एक गोला दरवाजे के नीचे खिसक चुका था। पतीला सुलगा और अंदर जाने का रास्ता बन गया। बड़ाम। चलो अंदर, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बाहर से स्पेशल फोर्स अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। ओ माय गॉड, ये तो पूरी तैयारी करके आए हैं, लेकिन इनका इरादा क्या है? लुटेरों का इरादा इतनी जल्दी पता चल जाने वाला था, क्योंकि सुरक्षा गार्ड हमलावरों को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम लोग इन गार्डों को संभालो, तब तक मैं वो काम करके आता हूँ जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तड़ 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 तड़। आह। कश्मीरा को जिसने भी आणविक संयंत्र के बारे में जानकारी दी थी वो एकदम सटीक थी। कश्मीरा को सही जगह पर पहुंचने में समय नहीं लगा। आह, यही है लेड के बॉक्स में बंद वे प्लूटोनियम छड़ें जिनके पीछे खींचता हुआ मैं यहाँ तक चला आया हूँ। आधा काम तो हो गया, अब इनको राजनगर ले जाकर इन्हें तकनीकी टीम के हाथों में सौंप देना है। उसके लिए तुमको राजनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी तकनीकी टीम को भी मैं उसी जेल में पहुंचा दूंगा जहां पर मैं तुमको बंद करूंगा। नागराज, अभी अलार्म बजे तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, फिर तू इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गया?
मेरे जासूस सर्प महानगर और इसके आसपास की हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तुम्हारे अंदर घुसते ही पहले ही मुझे ये मानसिक संकेत मिल चुके थे कि कुछ लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पे घुसने की तैयारी में हैं और मैं तुम्हारे यहाँ पर घुसने से पहले ही यहाँ के लिए चल चुका था। ताड़ मुझे तेरे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नागराज, क्योंकि मैं एक पूरी मिलिट्री प्लाटून से लड़ने की तैयारी करके आया हूँ। तो अकेला भला मुझे क्या रोकेगा? ओह, तो मुझ पर गोली चलाएगा? चला ले, ये इच्छा भी पूरी कर ले। नागराज को एक पल के लिए अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया और अभिमान करने का नतीजा बुरा ही होता है। इस मेरा शरीर जल रहा है। इस बंदूक से गोली नहीं एसिड निकलता है नागराज। मैं जानता हूँ कि तुझ पर गोलियाँ असर नहीं करती। अब तू जब तक मुझे रोकने लायक हो पाएगा तब तक मैं अपना काम पूरा करके यहाँ से निकल लूँगा। ओह, तेजाब से हमले की उम्मीद मैंने नहीं की थी। ये काफ़ी चालाक निकला, लेकिन मेरी सर्प शक्तियाँ घाव को काफ़ी तेज़ी से भर रही है। जल्द ही मैं इस लायक हो जाऊँगा कि इसके पीछे जा सकूँ। बाहर कॉरिडोर में गार्डों और हमलावरों के बीच में खूनी संघर्ष जारी था। बस काम हो गया, अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 1 मिनट कश्मीरा, इन गार्डों को ख़त्म कर दूँ, वैसे भी गोलियाँ बचा कर ले जाने का क्या फ़ायदा है। गोलियाँ गार्डों के बदन को छेद देने के लिए हथियार के नाल से निकली, लेकिन किसी और के बदन को छेद गई। एक ऐसे बदन को जिस पर गोलियां असर नहीं होता था, क्योंकि उसके शरीर के सूक्ष्म सर्प किसी भी घाव को तुरंत भर देते थे। नागराज, तू मेरी उम्मीद से जल्दी संभल गया। जजीरा मामूल, अपने चेहरे पर मास्क पहन लो। मैं स्मोक बम पटकने जा रहा हूँ। पटाक। कुछ ही पलों में पूरा गलियारा गाढ़े धुएं से भर गया। उफ, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है। ऐसे तो ये आतंकवादी भाग निकलेंगे, मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। 1 मिनट, अगर दिख नहीं रहा तो मुझे अपने दूसरे इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। स्पंदन यानी वाइब्रेशन महसूस कर सकने की शक्ति। इस रास्ते से आतंकवादी ज़रूर भाग कर जाएंगे और मैं अपने सीने के सफ़ेद सल्कों से उनके कदमों के भागने की आहट को महसूस भी कर सकता हूँ और उनके भागने की दिशा का भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जमीन पर छाती के बल चिपका नागराज सांप की गति से एक तरफ बढ़ने लगा और पहले आतंकवादी को उसने धुएं से भरे कॉरिडोर में ही पकड़ लिया और जब तक वो आतंकवादी कुछ समझ पाता उसका सर छत से टकरा चुका था। धड़ाक। दूसरा आतंकवादी भी ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। धम। लेकिन बाकी बचे जजीरा और कश्मीरा गोलियों की बरसात करते हुए बाहर तक आ चुके थे। ऑपरेशन प्लूटोनियम सफल रहा जजीरा, अब हमको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कभी कभी एकदम सामने दिखने वाली मंजिल भी एक पल में काफ़ी दूर नजर आने लगती है। धम। अब मैं तुझे बताता हूँ कश्मीरा। कड़ाक। कि जब जान निकलती है तो कैसा लगता है। नागराज की फुंकार प्राणलेवा स्तर की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कश्मीरा को अपने सारे शरीर से ताकत गायब होती हुई सी महसूस हुई। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा दम घुट रहा है। कमाल है, तू बेहोश नहीं हुआ। लगता है तू नशा बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए हल्की विस्फुंकार को बचा गया। अब मैं तुझ पर इससे तेज विस्फुंकार छोड़ूंगा और तब तक छोड़ता रहूंगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता। लेकिन नागराज के विस्फुंकार को छोड़ पाने से पहले ही कश्मीरा के हाथ बड़ी तेजी से हिले और सक्रिय प्लूटोनियम की छड़ नागराज के शरीर से आ सटी। ये एक्टिव प्लूटोनियम की छड़ है नागराज, इनमें तीव्र रेडियो एक्टिविटी निकलती है। मैंने तो एंटी रेडिएशन सूट पहना हुआ है, इसलिए मुझ पर रेडिएशन का असर मामूली सा होगा, लेकिन तुझ पर इस रेडिएशन का घातक असर जरूर होगा। क्या असर होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन असर होगा ज़रूर।
जैसे कैंसर के रोगियों में रेडिएशन का प्रयोग कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, वैसे ही ये रेडिएशन मेरे शरीर के सूक्ष्म सर्पों को तेजी से नष्ट कर रहा है। मुझ पर कमजोरी छा रही है क्योंकि मेरी नाक शक्ति का मुख्य स्रोत ये सूक्ष्म सर्प ही है। जीत उसी की होती है जो आखिरी लड़ाई जीतता है, और वो विजेता कश्मीरा है। ये भाग रहा है और इस कमजोरी की हालत में मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। बेशक तुम सूक्ष्म रूप में इस कश्मीरा के साथ जाओ और मुझे मानसिक संकेत भेजते रहना। महानगर में घटे इस घटनाक्रम का दूसरा हिस्सा राजनगर में खेला जाना था, लेकिन फिलहाल राजनगर में कुछ और ही घटनाक्रम जन्म ले रहा था। इस उजाड़ चर्च को मैंने खरीद कर इसमें पूरे 1 साल तक इसी पल के लिए मेहनत की है, क्योंकि आज से 15 साल पहले जब मेरे आध्यात्मिक गुरु और तुम्हारे पिता महान एग्जोर्सिस्ट यानी ओझा गियोटो जब अपना शरीर त्याग रहे थे, तब उन्होंने ये वादा किया था कि आज के दिन वे अपने आध्यात्मिक रूप में एक बार फिर पृथ्वी पर आएंगे और दुनिया को सत्य मार्ग दिखाएंगे। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि वह हमारे बेटे के शरीर को ही पृथ्वी पर आने का माध्यम बनाएंगे। इसलिए मुझे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक हमारा बेटा पैदा होकर बड़ा नहीं हो गया। मरने के कुछ दिनों बाद मेरे स्वप्न में आकर उन्होंने इस चर्च का पता बताया था, जिससे उस दुनिया का द्वार खुलता है जिसे लोग आत्माओं और पराशक्तियों की दुनिया कहते हैं। इसलिए मैंने इंग्लैंड में सिर्फ इसलिए दिन रात काम किया ताकि मैं पैसा जोड़कर इस चर्च को खरीद सकूं। ओह, मैं दिन रात तुमसे सवाल पूछा करती थी पर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। कम से कम मुझे पहले ही बता दिया होता वीटो, तब शायद तुम मेरी पत्नी होकर भी मुझे पागल समझती। लेकिन आज मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरे गुरु का वादा झूठा नहीं था। लेकिन पिताजी की आत्मा क्या हवा से निकलकर हमारे बेटे जियो के शरीर में घुसेगी? सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वैसे जियो को तो कोई खतरा नहीं है ना? जी, वो मेरा भी बेटा है मारिया, मैं उस पर कोई खतरा आने ही नहीं दूंगा। वैसे भी गुरु गियोटो की आत्मा जियो के मुंह से अपनी बात कहेगी, उसके शरीर पर कब्जा नहीं करेगी। आखिर जीवो उनका भी तो नाती है, और गियोटो की आत्मा हवा में से नहीं आएगी। उसके लिए मुझे एक खास यंत्र बनाना पड़ा। उस यंत्र के पुर्जे और इसके बनाने की विधि भी मुझे गुरु गियोटो ने कई स्वप्नों में थोड़ा थोड़ा करके बताई थी। और देखो, ये है वो यंत्र जिसको बनाने में मैं 1 साल से जुटा था, और जिसको बनाने के बाद मैंने तुमको और जियो को इंग्लैंड से यहाँ बुलाया था। अब जियो भी यहाँ पर है और वो समय भी आ गया है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अब मैं गुरु गियोटो की आत्मा का आवाहन करना शुरू करता हूँ। ओहो, जल्दी शुरू करो ना पापा, मैं खुद भी नाना जी से मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ। एक रोमांचक प्रयोग अपने पूरे उफान पर आ रहा था, और पास ही में तुमने माल छिपाने के लिए जगह तो बहुत अच्छी ढूंढी है एरिया कमांडर बेहात। सिर्फ अच्छी ही नहीं, सुरक्षित भी है ये जगह। एजेंट शमशीर, तुम ठीक मेरे पीछे पीछे आना। एक कदम भी इधर उधर रख दिया तो पूरा बदन चिंदियों में बिखर जाएगा, क्योंकि इस कब्रिस्तान में कुछ जगहों पर मैंने लैंड माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछा रखी है, ताकि अगर किसी को ये भी पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ छिपाई गई है तो भी वो उस तक ना पहुँच सके। अच्छा है, अब तुम पुर्जों को निकालो। कश्मीरा के प्लूटोनियम रॉड लेकर यहाँ पहुँचते ही मैं पुर्जा को फिट करना शुरू कर दूंगा और 1-2 घंटे में बन जाएगा। कुछ मुर्दों की जुबान भी होती है। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। मसूद, फावड़ा उठा और खोदना चालू कर। किसी भी कब्र के खोदने से अंदर से सड़ा गला मांस निकलने की उम्मीद बंध जाती है। उन गीधों को जो अपने शिकार को पाने के लिए उसे मार भी सकते हैं और उसके लिए मर भी सकते हैं। ओह, दूर हट हट। इन गीधों को व्यवधान डालने से कब्र खोद कर सामान निकालने में समय लगेगा, और मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुककर पकड़े जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। धाएं चिया।
अपने भोजन की तलाश में आए भूखे और बेजुबान पक्षियों के शरीर में गोलियां धंसनी शुरू हो गई। कुछ गीत तो वहीं धराशायी हो गए, धाएं धाएं। लेकिन एक घायल गीत अपनी जान बचाकर उड़ चला मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लोग लाश दफनाने वाले नहीं बल्कि जिंदों को लाश में बदलने वाले हैं। और राजनगर में रहने वाले हर पशु पक्षी की तरह वो गीत भी जानता था कि उसे मदद कहाँ मिलेगी। तुम्हारे जैसा दृढ़ निश्चय इंसान मिलना मुश्किल है ध्रुव। तुमने बिना किसी सहारे के सिर्फ अपने पिता श्याम को ही बेगुनाह नहीं सिद्ध किया, बल्कि दुनिया को भी आणविक मिसाइल के खतरे से बचा लिया। लेकिन मुझे एक बात सही सही बताना ध्रुव, अपने दादा और ताऊ के मिल जाने के बाद भी तुमने जो हमारे ही साथ रहने का फैसला किया है, इसके पीछे कोई मजबूरी तो नहीं है ना? एक मजबूरी है मम्मी। अब तक दादाजी और ताऊ जी मेरे बगैर ही रह रहे थे और आगे भी रह ही लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। बस यही मेरी मजबूरी है। इसको प्यार की मजबूरी कहते हैं बेटे। तू क्या समझता है कि हम तेरे बगैर रह सकते हैं? क्या मम्मी, तुम भी इमोशनल हो जाती हो, बिल्कुल फिल्मी माँ की तरह। इतना अच्छा मौका मिला था भैया को फुटाने का और तुमने उसे गवा दिया। अच्छा, अब तू मुझे घर से भगाएगी? जरा ठहर तो जा 4-5 साल। जरा ठहर तो जा 4-5 साल, फिर मैं तुझे घर से भगा दूंगा, तेरे दूल्हे के घर तक। अरे भाग गए श्वेता को भगाने वाले। और ज़्यादा चबर चबर की तो ऐसी भाभी ढूंढूंगी कि बोलना ही भूल जाओगे। तभी टक टक। अरे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, घंटी क्यों नहीं बजाई? जाओ जाओ, जाकर देखो कहीं तुम्हारे होने वाले रिश्तेदार तो मिलने नहीं आए हैं। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही ध्रुव चकित हो गया। ओ माय गॉड, ये तो एक गीत है और काफ़ी घायल है, गोली का घाव लगता है। इसे अंदर ले चलो, मैं घाव साफ करके पट्टी बांध देती हूँ। थोड़ी ही देर में गीत की हालत काफ़ी संभल गई थी। गोली गर्दन को छूती हुई निकली थी। घाव गहरा नहीं था, पर इस पर गोली चलाई किसने और क्यों? ये कुछ कहना चाह रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ओ, मैं अभी वहाँ जाकर सारा मामला समझ कर आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो भैया? शहर के बाहर बने पुराने ईसाई कब्रिस्तान में। वहाँ कुछ लोग कब्रें खोद रहे हैं। उन्होंने ही इस गीत पर गोली चलाई है। राजनगर का रखवाला फरिश्ता निकल पड़ा था अपराध की एक और जड़ उखाड़ने के लिए। लेकिन वो अच्छी तरह से समझ रहा था कि वो एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा था। वे कब्र खोदने वाले मामूली अपराधी नहीं लगते। कब्र खोदने के तो कई वाक्य होते हैं, लेकिन अब तक गीत के परेशान करने पर गोली चलाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। ज़रूर उनके कब्र खोदने के पीछे कोई बड़ा कारण है। मुझे पहले मामला समझना होगा और फिर बीच में कूदना होगा। मामला सचमुच गंभीर था। हाँ, यही है वो पुर्जों वाला बक्सा जो हमारे देश की गुप्तचर एजेंसी ने तुम अफगानियों को दिया था, ताकि इसके जरिए तुम लोग जम्मू और कश्मीर में आतंक का वो भीषण नाच करो जैसे हिंदुस्तान वालों ने आज तक नहीं देखा हो। एजेंट शमशीर के कुशल हाथों ने पुर्जों को तेजी से जोड़ना शुरू कर दिया और लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन पुर्जों ने एक खतरनाक यंत्र का रूप ले लिया था। तुम्हारा आधा काम हो गया है बेहात। अब इसमें प्लूटोनियम रॉड डालने के बाद कुछ पुर्जों और कसने होंगे और फिर तैयार हो जाएगा तुम्हारा मिनी प्लूटोनियम बम, जो जब फटेगा तो 5 किलोमीटर दायरे का इलाका समतल हो जाएगा। चुप कर शमशीर, चुप। चुप कर, मैंने कहा ना कि मुर्दों को भी जवान होती है। सॉरी बेहात, मुझसे खुशी दबाई नहीं गई, चिल्लाने का मन करने लगा। पर यह कश्मीरा अब तक क्यों नहीं आया? कहीं वो फंस तो नहीं गया? पहली बात तो कश्मीरा कभी फंस नहीं सकता शमशीर, और दूसरी बात कि अगर वो फंस भी गया तो भी उसको मिशन पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो मर भी गया तो भी उसका मुर्दा प्लूटोनियम रॉड लेकर यहाँ पर आएगा। अच्छा, तो ये कब्र तुमने उसके लिए ही खोदी है बेहात? कौन? मैं, सुपर कमांडो ध्रुव, तुम जैसे की जात का कट्टर दुश्मन। तुम जैसे भाड़े के टटुओं की आंखें निकालने के लिए ही जन्म हुआ है मेरा।
तू तो राजनगर से बाहर गया हुआ था। खैर, जिसकी मौत जहां लिखी हो वहां पर उसे आना ही पड़ता है। अब वहां से दूर क्यों खड़ा हुआ है? पैरों में मेहंदी लगी है क्या? आ आकर हमें पकड़ दे। ये मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं क्रोध में आकर इनकी तरफ लपक पड़ूं। पर क्यों? जरूर ये मेरा ध्यान बटाना चाहता है। इसकी तरफ दौड़ना खतरे का काम हो सकता है, इसलिए हवाई रास्ता पकड़ना ज़्यादा सुरक्षित साबित होगा। तीनों पल भर के लिए ध्रुव की इस हरकत पर ठगे से रह गए। लेकिन ये लोग मामूली गुंडे नहीं थे, बल्कि युद्ध की आग में तपे हुए बिगड़े सैनिक और गहन ट्रेनिंग पर हुए जासूसी एजेंट थे। सबसे पहले मसूद का हाथ हरकत में आया। खर्र। शाबाश मसूद, अब ये डोरी उसका वजन संभाल नहीं पाएगी और ये सीधा लैंडमाइन पर गिरेगा। और तेजी से चक्री की तरह घूमता आरीदार चाकू नाइलो स्टील की डोरी को रेत गया। दोनों में से सिर्फ एक बात सही थी, डोरी टूट गई। लैंडमाइन, यानी इन आतंकवादियों ने यहाँ लैंडमाइनें फिट कर रखी है, इसलिए ये मुझे अपनी तरफ लपकने के लिए उकसा रहा था। लेकिन ध्रुव का शरीर लैंडमाइन पर नहीं गिरा। हवा में ही ध्रुव ने अपने शरीर को एक खास तरह से मोड़ा और मसूद की छाती पर दर्जनों ड्रम एक साथ बज उठे। धम। होश संभाले रखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मसूद हवा में उड़ता हुआ एक तरफ दूर जा गिरा और साथ ही साथ ध्रुव के पैर भी जमीन से टकराए। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अपना संतुलन बना पाता, एक कराटे चाप उसकी गर्दन से टकराई, ताड़, और एक रिवॉल्वर की नाल उसके सर पर तन गई। ये कब्र शायद तेरे लिए ही खोदी गई है लड़के। तो दुनिया का पहला ऐसा इंसान होगा जिसकी कब्र मरने से पहले ही खुद गई हो। अगर ऐसा है तो मैं अपने आप ही इस कब्र में घुस जाता हूँ। धाएं। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी ध्रुव, अपनी जिंदगी की आखिरी गलती। अब तू चाहे कि अब तू चूहे की तरह इस गड्ढे में फंस गया है। अब तुझे मरने से हैं। धाएं। टन। ये फावड़ा बचा सकता है। मैं इसे देखने के बाद ही इस कब्र में घुसा था शमशीर, और ये फावड़ा सिर्फ मुझे बचाएगा ही नहीं, बल्कि तुमको पिटवाएगा भी। धाड़। अब बोलो एरिया कमांडर बेहात, तुमको बेहात से बेहाल कर दूं या फिर तुम चुपचाप चलते हो मेरे साथ? शमशीर और मसूद जैसे चूहों को पीटकर तू शेर बन रहा है ध्रुव। जानता है मुझको बेहात क्यों कहते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों से लड़ते वक्त मेरे दोनों हाथ टैंक के नीचे आ गए थे। मेरे दोनों हाथ तो काट देने पड़े, लेकिन मेरे पाकिस्तानी आकाओं को अभी भी मेरे युद्ध कौशल की ज़रूरत थी, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही था जो रूसी सैनिकों को अफगानिस्तान से भगाकर वहाँ पर पाकिस्तान की कठपुतली सरकार बैठाने का दम रखता था। पाकिस्तानी सरकार ने मुझे अपने खर्चे पर अमेरिका भेजकर मेरे ये नए हाथ लगवा दिए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इन हाथों से मैं ना तो कुछ खा पी सकता था और ना ही कुछ उठा सकता था, पर दुश्मनों के चीथड़े जरूर उड़ा सकता था। मेरे इन हाथों में इतना बारूद भर गया था कि जो अफगानिस्तान में बैठे हर रूसी सैनिक के चीथड़े उड़ा देने को काफ़ी था। मेरे इन्हीं भुजाओं की वजह से रूसी वापस रूस भाग खड़े हुए। अफगानिस्तान से मेरा काम खत्म हो गया था तो मेरे आकाओं ने मुझे कश्मीर में भेज दिया, हिंदुस्तानी फौजों को कश्मीर की धरती से बाहर खदेड़ने के लिए। बड़ा, लेकिन ये इतना आसान साबित नहीं हुआ, इसलिए हमने लोहार वाला एक वार करने की सोची, और इसी सोच का नतीजा है कि ये आधा बना प्लूटोनियम बम जो जब फटेगा तो पूरा हिंदुस्तान बहरा हो जाएगा। बड़ाम। तर 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 तर। हिंदुस्तान को तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं बहरा ज़रूर होने वाला हूँ, क्योंकि तुम इतना हल्ला कर रहे हो कि मेरे कान तो फट ही जाएंगे, और शायद साथ साथ कब्र में सो रहे मुर्दे भी जाग कर खड़े हो जाएंगे। मुर्दों की बड़ी फिक्र है तुझे, होनी भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में तू भी इनकी ही जमात में शामिल होने वाला है। तो लाख बचने की कोशिश कर ले, लेकिन बेहात के हाथों में ऐसे ऐसे हथियार भरे हुए हैं जो पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंग बना सकते हैं। बड़ा
कब्र के पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ध्रुव अगर इन वक्त पर हट नहीं जाता तो उसके शरीर का भी यही हाल होता। ऐसे बचते रहने से कोई फायदा नहीं है। देर सवेर कोई ना कोई गोली या गोला मेरे शरीर को ढूंढ ही लेगा। इसकी बंदूक का मुंह खामोश करना पड़ेगा, पर कैसे? आहा, ये कब्र पर लगा क्रॉस। गोले के धमाके से इसका ऊपरी हिस्सा टूटकर नुकीला हो गया है। शायद भगवान अपने इसी चिन्ह के जरिए मेरी मदद करना चाहते हैं। इस बेहात की गन से निकली गोले जहाँ टकराते हैं वो चीज़ टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अगर ये गोला चलने के पहले ही इसकी गन में फंस जाए और इसकी बाजी रूपी गन का भी यही हाल होगा। ध्रुव ने पूरी ताकत से अपना हाथ घुमाया। साएं। निशाना मुश्किल था और मौका सिर्फ एक, लेकिन ध्रुव ने ना तो मौका चूकना सीखा था और ना ही निशाना चूकना। प्लम्प। क्रॉस का नुकीला हिस्सा बेहात की गन के मुहाने में धंसता चला गया। बेहात अभी भी ध्रुव के चित्रे उड़ा देने के लिए गोले दागने की प्रक्रिया को बंद नहीं कर पाया था। गोला दगा, लेकिन नाल से बाहर निकलने की कोशिश में क्रॉस के नुकीले सिरे से जा टकराया। एक धमाके के साथ क्रॉस के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और बेहात के गन के भी। इस धमाके ने बेहात के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हिला डाला और जब तक बेहात अपने घूमते सिर और झंझनाते बदन को काबू में कर पाता, ध्रुव ने इस झंझनाहट को और भी बढ़ा दिया। तेरी एक गन तो बेकार हो चुकी है बेहात, और तेरी दूसरी गन के कार्ट्रिजों को मैं निकाल देता हूँ। अब तेरी दोनों गनें बेकार हो गई है। कमाल है तू, जो काम रूसी सेना नहीं कर पाई वो तूने कर दिया। लेकिन मामला अभी निपटा नहीं था। असावधान ध्रुव के पीछे मौत खामोशी से बढ़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन ध्रुव के मित्र असावधान नहीं थे। इन धमाकों से पेड़ की सूखी डालों पर सो रहे इक्का दुक्का पक्षी जागकर ये तमाशा देख रहे थे। फड़ फड़, और उनको अपने दोस्त को मरने देने का कोई इरादा नहीं था। मसूद इस अचानक हुए हमले से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हटा और उसका पैर वहां पर पड़ गया जहां पर नहीं पड़ना चाहिए था। खट। लैंडमाइन का ट्रिगर दब गया था और मसूद के पैर उठते ही बड़ाम, वो इस दुनिया से ही उठ गया। इस अचानक हुए घटनाक्रम से ध्रुव का ध्यान कुछ देर के लिए बेहात पर से हट गया और ये असावधानी उसको काफ़ी महंगी पड़ी। तड़ाक। बेहात की सलामत गन से गोलियां तो ध्रुव ने निकाल ही दी थी, लेकिन फिर भी उसको हथौड़ी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। लड़खड़ाता हुआ ध्रुव अपना संतुलन बनाने की कोशिश में कई कदम पीछे चला गया और इस बार लैंडमाइन के ट्रिगर पर पैर रखने की बारी उसकी थी। खट। अरे वाह, ये तो अपने आप ही फंस गया। अब ये अपना पैर हटा नहीं सकता, यानी ये हिल भी नहीं सकता। ओह, तुझे भी होश आ गया शमशीर। अब हम पत्थर मार मार कर इसकी जान ले लेंगे और ये छुपने के लिए भाग भी नहीं पाएगा। इधर ध्रुव एक अजीबोगरीब स्थिति में फंसा हुआ था और एकदम बगल में चर्च के अंदर गियोटो की आत्मा को जियो के शरीर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया जोर पकड़ चुकी थी। ये धमाका कैसा था वीटो? कहीं हमारे प्रयोग के कारण कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है ना? नहीं मारिया, अभी ये प्रक्रिया उस स्तर पर नहीं पहुंची है। ये धमाका किसी और ही कारण से हुआ है। बाहर किसी किस्म का युद्ध हो रहा है मारिया, और उस युद्ध का असर यहाँ तक भी आ सकता है। मुझे प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा, वरना अगर प्रयोग पूरा होने से पहले कोई व्यवधान आ गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाए। वीटो के हाथ तेजी से मशीन के ऊपर घूमने लगे, लेकिन फिलहाल इस युद्ध में गोलाबारी होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी पत्थरों से वार होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वे पत्थर ध्रुव का सिर फोड़ने के लिए हवा में तैरते, बेहात, कमांडर बेहात, ये तो कश्मीरा की आवाज़ है, यानी मेरा सिर अपना काम पूरा करके आ गया। कमांडर, ये रही प्लूटोनियम रॉड्स। इनको पाने के लिए मुझे नागराज से टकराना पड़ा, लेकिन वो भी मुझे रोक नहीं पाया। तुझे तो मौत भी रोक नहीं सकती है कश्मीरे। ला, जल्दी से छड़े ला, ताकि शमशीर इसको फिट करके प्लूटोनियम बम पूरा बना सके। शमशीर के अनुभवी हाथ बम को तेजी से पूरा करने लगे।
देख ले भारत के रखवाले, तेरी आंखों के सामने ही भारत के चित्रे उड़ने वाला बम बन रहा है और तू कुछ नहीं कर सकता। ध्रुव सचमुच कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने ही बम तैयार हो चुका था। ये तेरी आंखों के सामने तेरी जिंदगी का आखिरी सीन चल रहा है। अब तू द एंड भी देख ले। दोनों तरफ मौत थी, हिले तो भी और ना हिले तो भी। लेकिन तभी सांप, ये सांप कहाँ से आ गए? आ गए हैं सांप तो इनके साथ ही आया होगा तुम्हारा बाप नागराज। तुम यहाँ तक कैसे आ गए? इस कश्मीरा के भागते वक्त मैंने इसके साथ एक सूक्ष्म सर्प भेज दिया था। उसी के मानसिक संकेत का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गया। धड़ाक। इससे पहले कश्मीरा ने मुझ पर प्लूटोनियम छड़ के रेडियो धर्मिता का प्रयोग करके मुझे बेबस कर दिया था। इसलिए मैं प्लूटोनियम छड़ों को फिट करने के करके बंद होने का इंतजार कर रहा था। मैं ये भी समझ चुका हूँ कि तुम लैंडमाइन पर पैर रखा होने के कारण हिल नहीं सकते, पर इन कीड़ों को मसलने के लिए मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धम धड़ाक। और चर्च के अंदर आत्मा को आवाहन करने की प्रक्रिया अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। आओ गुरु गियोटो की आत्मा, आओ मेरी पुकार सुनो। मैं तुम्हारे लोक से इस लोक में आने का रास्ता खोल रहा हूँ। आओ और अपने नाती जियो के शरीर में प्रवेश करो। वीटो की पुकार के जवाब में आत्मिक ऊर्जा की किरण वातावरण में फैलने लगी। आसमान में काले बादल घिरने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा बहने लगी और वातावरण में एक कोलाहल सा गूंजने लगा। अरे एकाएक मौसम कैसे बदल गया? इससे पहले कि नागराज कुछ समझ पाता, बिजली की एक लहर तेजी से कौंधी और नागराज के ठीक बगल में खड़े सूखे पेड़ पर आ गिरी। कर पेड़ नागराज के शरीर से आ टकराया और नागराज पेड़ के नीचे दबकर जमीन पर आ गिरा। इस अचानक हुए हादसे ने तीनों आतंकवादियों को भागने का मौका दे दिया। भागो, हम उस चर्च में छिप सकते हैं। वहां पर ये नागराज हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। नागराज, उनका पीछा करो। अगर वे बचकर निकल गए तो ना जाने प्लूटोनियम बम से क्या तबाही मचा डाले। पर मैं तुमको छोड़कर कैसे जाऊं ध्रुव? बिजली तुम पर भी तो गिर सकती है। मैं अपना बचाव का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा नागराज। फिलहाल उनके पीछे जाओ। ठीक है ध्रुव, मैं उनसे निपट कर अभी वापस आता हूँ। लेकिन नागराज ये नहीं जानता था कि वो एक ऐसे घटना चक्र में फंसने जा रहा है जो उसको वापस आने नहीं देगा। प्रक्रिया पूरी हो रही है मारिया। दूसरी दुनिया का द्वार खुल रहा है। अब किसी भी क्षण गुरु की आत्मा का संपर्क जियो के शरीर से हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत बुलाओ मुझे। ये तो गुरु गियोटो की आवाज़ है। वे आना नहीं चाहते, पर क्यों? अभी मुझे मत बुलाओ। सिर्फ मैं ही हूँ जो इन दुष्ट आत्माओं को रोके हुए हूँ। ये मुझे पीछे धकेल कर खुद आगे आना चाहते हैं। रोक दो ये प्रक्रिया, रोक दो। कुछ गड़बड़ है मारिया, ये प्रयोग रोकना पड़ेगा। मैं ये प्रक्रिया रोक देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वीटो प्रक्रिया को रोक पाता, उसे खुद रुक जाना पड़ा। रुक जाओ, कुछ मत कहना, हिलना भी मत। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? कुछ भी हो रहा है। हमारा तो काम बन गया, हमको बंधक मिल ही गए। अब नागराज यहाँ पर आ भी गया तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे रोको मत, मुझे ये प्रक्रिया रोकनी होगी वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। होती है तो हो जाने दे, पर तू मत हिलना वरना दोबारा कभी हिल नहीं पाएगा। कंट्रोल पैनल से दूर हट, दूर हट। वीटो के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। इधर कुआं तो उधर खाई, और वीटो ने कुआं चुन लिया। रोको, इस प्रक्रिया को जल्दी रोको। अब मैं ज़्यादा देर तक उसको नहीं रोक सकता। तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं इस प्रक्रिया को रोक कर रखूँगा। वीटो के हाथ कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़े और कश्मीरा के हाथ में थमे पिस्तौल गरज उठी। कंट्रोल पैनल के पुर्जे हवा में उड़ने लगे, धाएं धाएं, और प्रक्रिया अनियंत्रित हो गई। चारों तरफ अजीबोगरीब से साएं उड़ते नजर आने लगे और जीवों के चेहरे के भाव पल प्रतिपल बदलने लगे। कभी वो हंसता था तो कभी चीखता था, और फिर एक कर्णभेदी आवाज के साथ यंत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। कर
जीवो, तुमको क्या हो गया जीवो? आंखें खोलो। इतनी आवाज़ों ने नागराज को सही स्थान तक पहुंचा दिया था। ओह, तुम लोगों ने एक बच्चे पर हाथ उठाया। नागराज बहुत सारे छोटे मोटे अपराध माफ कर सकता है, लेकिन निर्दोष बच्चों पर हाथ उठाने वालों से मुझे सख्त नफरत है। तड़ाक! आतंकवादियों के संभल पाने से पहले ही नागराज का हमला शुरू हो गया था। और इस बार ना तो नागराज भागने के लिए रास्ता छोड़ने वाला था और ना ही भाग सकने का मौका देने वाला था। लड़ाई कुछ ही सेकेंडों में खत्म हो जानी थी अगर नागराज का एक दुश्मन बढ़ नहीं जाता। दूर हटो मुझसे। जीवो, ये क्या? आह! जीवो नहीं, मैं हिटलर हूँ। हिटलर की वो अतृप्त आत्मा जिसे दुनिया पर राज कर पाने से पहले ही नर्क के लिए रवाना होना पड़ा था। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैं ऐसे वापस नहीं जाऊँगा। और मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे ऐसे ही दुष्टों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं तुझे इनको मारने नहीं दूंगा। और बाहर चर्च से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है और नागराज अभी तक बाहर नहीं आया है। कहीं वो किसी मुसीबत में नहीं फंस गया हो। मुझे इस लैंड माइन से पैर हटाना ही होगा, पर कैसे? आहा! कब्र पर गिरा वो चाकू जिससे मसूद ने मुझ पर हमला किया था, ये मेरी मदद कर सकता है। मेरे बूट का अगला हिस्सा लैंड माइन के बटन पर है। मैं इस चाकू से अपने जूते के अगले हिस्से को काट कर इस चाकू को बटन तक पहुंचा सकता हूं। फिर इस चाकू से बटन को दबाए रखकर मैं कब्र के इस हेड स्टोन को खींचकर इस चाकू को ऐसे टिका दूंगा कि ये बटन दबा ही रहे। अब ये लैंड माइन नहीं फटेगी और मैं नागराज की मदद को जा सकूंगा। नागराज को सचमुच मदद की ज़रूरत थी। जब मैं सिर्फ वो मानव हिटलर नहीं रहा। अब मैं सिर्फ वो मानव हिटलर नहीं रहा। अब मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास अब वही शक्तियाँ हैं जो एक आत्मा के पास हो सकती हैं। तेरे सांप तो खुद मुझे छूते ही तड़पने लगेंगे। ये लड़का मुझसे पहली बार मिला है और अगर इसके ऊपर कोई आत्मा सवार है तो वो भी पहले मुझसे नहीं टकराई, लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में जैसे सब कुछ जानता है। ज़रूर ये मेरे दिमाग को भी पढ़ सकता है। हाँ, मैं तेरे दिमाग को पढ़ सकता हूँ और इसलिए मैं जानता था कि अब तो मुझ पर विष फुंकार का प्रयोग करेगा और वो भी मुझ पर असर नहीं करेगी। अब मैं तुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तेरे शरीर से तेरी आत्मा को निकाल कर उसे हमेशा के लिए अनंत में भटकने के लिए छोड़ दूंगा। नागराज तड़प उठा। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। वो इस अनोखे दुश्मन का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसकी आत्मा सचमुच शरीर से बाहर खिंच जाती, मदद वहां पर पहुंच गई। ओह, यहाँ पर क्या हो रहा है ये तो समझ पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल नागराज को बचाने के लिए मुझे छिपने की जगह ढूंढनी होगी और इससे बढ़िया छिपने की जगह फिलहाल सामने नज़र नहीं आ रही है। ओह, ये लड़का नागराज को लेकर ठीक उसी स्थान पर कूद गया है जहाँ से दूसरी दुनिया का द्वार खुल रहा है। अगर मैंने वहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की तो हो सकता है कि मैं वापस उसी दुनिया में खिंच जाऊं जहां से मैं 53 सालों के बाद निकल आया हूं। मुझे इनके बाहर निकलने का इंतज़ार करना होगा। अरे, ये आवाज़ें! ये तो पुलिस सायरन की आवाज़ है। पुलिस यहाँ कैसे आ गई? मैं हालांकि पूरी पुलिस फोर्स से निपट सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उनसे टकराव नहीं चाहता। फिलहाल मुझे यहाँ से जाना है और वो भी तुम लोगों को साथ लेकर, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे कमीनों की ही ज़रूरत है। भैया इसी कब्रिस्तान में आने की बात कर रहा था। ये क्या था? चर्च की मीनार को तोड़कर निकलता भवंडर। चर्च में कुछ गड़बड़ है पापा, वहीं चलकर देखना होगा। चर्च के अंदर जो भी गड़बड़ थी वो शांत हो चुकी थी और नागराज ने भी जो देखा था वो ध्रुव को बता चुका था। ध्रुव और नागराज भी यहाँ पर? तुम दोनों ठीक तो हो ना? यहाँ पर हुआ क्या था? क्या हुआ था कमिश्नर साहब, ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकता। अगर बता सकते हैं तो ये दोनों, लेकिन ये दोनों तो बेहोश हैं इंस्पेक्टर। इन लोगों के लिए एम्बुलेंस मंगवाओ। पर ये लोग हैं कौन और इस चर्च में क्या कर रहे थे?
ये तो इनके होश में आने पर ही पता चलेगा। वैसे मैंने जो कुछ यहाँ पर देखा है उस पर खुद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। खैर, मुझे ये तो बताओ कि तुम महानगर से राजनगर तक कैसे आ गए। जवाब में नागराज कमिश्नर मेहरा को सारी कहानी सुनाता चला गया। ओह, हमारे पास प्लूटोनियम रॉड्स की चोरी की खबर अभी तक नहीं पहुंची है। ये तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ पापा, हमको तुरंत छानबीन शुरू कर देनी चाहिए। नागराज, तुम महानगर से अपनी छानबीन शुरू करो और मैं राजनगर में जांच पड़ताल करता हूँ। और चंडिका, तुम दोनों की जांच पड़ताल की जांच करेगी। वीटो और मारिया को एक पुलिस वाले की निगरानी में छोड़कर सभी वहां से रवाना हो गए। लेकिन घटना चक्र अभी तक पूरा नहीं घुमा था। एक घटना बची थी। एक कड़कती बिजली चर्च के बची हुई मीनार पर गिरी और टूट चुके यंत्र में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। इतनी ऊर्जा काफ़ी थी उस साए के यंत्र से बाहर निकलकर मारिया के शरीर में प्रवेश करने के लिए। वीटो और मारिया की देखरेख के लिए तैनात सिपाही को इसकी खबर तक नहीं हुई। इस नई घटना से जीवों के शरीर पर कब्जा जमाए हिटलर की आत्मा भी अनजान थी। उस चर्च से बहुत दूर एक दुर्गम स्थान पर। मार डाला रे। कौन है तू भाई? शक्तियां तो बहुत है तुझ में। नागराज तक को पीट दिया तूने, पर तू है कौन और हमसे क्या चाहता है? मैं हिटलर हूँ नादानो, एडोल्फ हिटलर, जिसने पूरी दुनिया से अकेले लोहा लिया था। लेकिन मेरे कई प्रोजेक्टों को पूरा हो पाने से पहले ही मेरे दुश्मनों ने मुझे मिलकर घेर लिया और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। दुनिया को अपने जूतों के नीचे दबा कर रखने की तमन्ना अधूरी ही रह गई, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अब मैं इस रूप में आकर दुनिया को तबाह करूंगा और इस काम में तुम लोग मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम लोगों का भी वही मकसद है जो मेरा है। हम किसी के गुलाम नहीं है लड़के। तुझमें अजीब शक्तियाँ ज़रूर है, लेकिन आत्मा और हिटलर का नाम लेकर तो हमें मूर्ख नहीं बना सकता। अगर साथ काम करना है तो बोल, हम तेरे अंडर में काम नहीं करेंगे। मूर्ख, मैं चाहूँ तो तेरे दिमाग को कब्जे में ले सकता हूँ, तेरे सिर को तरबूजे की तरफ फोड़ सकता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? मुझे मरे लोग या बिना दिमाग वाले जुम्बी नहीं चाहिए। बस 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 करो, दिमाग की सारी नसें तड़क रही है, मेरा सर फट जाएगा। हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग हम पर मत करो। अब बताओ, तुम हमसे क्या चाहते हो? पहले मुझे बताओ कि तुम लोगों के पास ये क्या है और इसका तुम लोग करना क्या चाहते हो। ये मिनी प्लूटोनियम बम है। हम कश्मीर के आतंकवादी हैं और इसका प्रयोग हम 2 दिन बाद ही श्रीनगर के व्यस्त चौक में करने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन बाद कश्मीर के स्थापना दिवस के समारोह पर भारत के कई बड़े नेता श्रीनगर आ रहे हैं। और जब ये बम फटेगा तो कई किलोमीटर का इलाका समतल हो जाएगा और वे बड़े नेता वहीं पहुंच जाएंगे जहां से तुम आए हो। प्लान तो काफ़ी दुस्साहसी बनाया गया है तुम लोगों ने, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। मैं दूसरी दुनिया में रहकर भी इस दुनिया पर नज़र रखे हुए था। मुझे इस दुनिया में हुए एक एक वाक़ये की खबर है। कश्मीर के बारे में मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे धमाके से 4 नेता मरेंगे और 4 आ जाएंगे और भारतीय सेना तुम लोगों के पीछे अलग से पड़ जाएगी। इस बम का किसी और तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि ज़्यादा आतंक फैले। मैं तुम लोगों के साथ कश्मीर चलकर पहले वहाँ की स्थिति देखूंगा, फिर रास्ता बताऊंगा। फिलहाल चलकर उस बंकर का दरवाज़ा तोड़ना है। क्या है उस बंकर में? जर्मनी सेना की इमरजेंसी सप्लाई का डिपो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमने ऐसे बंकर पूरी दुनिया में बनाए थे। मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आया ही इस बंकर के कारण था। बंकर के अंदर ये हमारे गोले बारूद के सिल्ड कॉटन, लेकिन मैं यहाँ पर इनके लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ इस पोशाक के लिए, जर्मन सैन्य अधिकारी की पोशाक। इसके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, लेकिन इसको पहनने से पहले अपने साइज का बनाना होगा। जीवों के हाथ ने पोशाक को छुआ और पोशाक सिकुड़ने लगी। अब ये मेरे इस शरीर के नाप की बन जाएगी और फिर
आहा, अब मैं बन गया हूँ वही जर्मन तानाशाह हिटलर। अब चलो, मैं तुम लोगों को अपने शक्ति से कश्मीर ले चलता हूँ। प्लूटोनियम बम अपने आप अपने मंजिल तक पहुंच पा रहा था और उसे खोजने की जी तोड़ कोशिश की जा रही थी महानगर के एक पुलिस लॉकअप में। ये रहे वे 3 आतंकवादी जिनको तुमने पावर स्टेशन में पकड़ा था नागराज। इन पर हमने सभी तरीके आजमा कर देख लिए, 3rd डिग्री भी, लेकिन इनकी जुबानें नहीं खुली। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, हमको जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि उस बम का प्रयोग कहाँ पर और कैसे होगा। मैं इनकी जुबानें खुलवाता हूँ। अब बताओ कि वो बम कहाँ पर गया है, कहाँ पर ले गया है कश्मीरा, उसे बताओ, वरना मेरे सांप तुम लोगों को ना जिंदा में छोड़ेंगे ना मुर्दा में। हम नहीं बता सकते, हमारे संगठन के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर हमने जुबान खोली तो वे हमको यहाँ पर भी नहीं छोड़ेंगे। उनके हाथों दर्दनाक मौत मरने से अच्छा है कि तुम ही हमको मार डालो। इनसे सिर फोड़ना बेकार है नागराज। हमने राजधानी से स्पेशल इंट्रोगेटर बुलवाए हैं, वे ही इसकी जुबान खुलवाएंगे। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी इंस्पेक्टर, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इधर नागराज रास्ता ही ढूंढ रहा था और उधर बेहात, कश्मीरा और शमशीर मंजिल पर भी पहुंच चुके थे। अच्छा, तो ये है तुम्हारा कश्मीरी अड्डा। अच्छा है, काफ़ी सुरक्षित है। और ये है तुम्हारे साथी। ये लड़की कौन है? दिखने में ही बाघ जैसी है, या काम भी वैसे ही करती है। बाघ भी शर्मा जाए ऐसे काम करती है हिटलर। प्यूमा कहते हैं हम इसे। 2 साल पहले ना जाने कहाँ से अपने आप ही हमारे पास आ गई। इसको हमने एक बूढ़े पहाड़ी के पास देखा था। वो मेले में इसका बाघ सा मेकअप करके इसके करतब दिखाता था। कमाल की कलाबाज थी ये। हमको लगा कि ये हमारे काफ़ी काम आ सकती है। हमने इसको उस बूढ़े से खरीद लिया, तब से ये हमारे ही साथ है। ये कौन है, कहाँ से आई है, ये इसको खुद याद नहीं है, लेकिन है बड़ी वफादार और गजब की लड़ाकू। तुम काफ़ी इम्प्रेस हो इससे। चलो, इसके भी करतब देख। आहा, मिल गई बम लगाने की जगह, जहाँ पर बम लगाने में हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और तबाही भी भरपूर होगी। कौन सी है वो जगह? वो बर्फीली पहाड़ियाँ। तुम प्लूटोनियम बम वहाँ पर फोड़ो, उससे जो भीषण गर्मी पैदा होगी वो एक नदी जितना पानी पिघला देगी, और जब वो पानी शहर की तरफ बढ़ेगा तो पूरा का पूरा शहर पानी की कब्र से ढक जाएगा। वाह हिटलर, वाह, गजब की शैतानी बुद्धि पाई है आपने। सचमुच आप हम लोगों पर राज करने लायक हैं। तबाही का इतना सीधा और भीषण रास्ता तो मेरी खोपड़ी में कभी आया ही नहीं। अब कल ये बम वहीं पर फटेगा, लेकिन कल तक मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है आपको हिटलर? अफ़गानिस्तान के दक्षिणी शहर गुनेवाल। वहीं पर वो चीज़ है जिसकी मुझे इस वक्त सख्त ज़रूरत है। लेकिन वो चीज़ जहाँ पर दबी है उसके ठीक ऊपर सैनिक मुख्यालय बना दिया गया है। उसको तोड़ना होगा और उसके लिए मुझे सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गुरीला सैनिकों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त तो मेरे दोस्तों की सरकार है, लेकिन फिर भी सैनिक मुख्यालय तोड़ने की बात वे कभी नहीं मानेंगे। इसके लिए तो सचमुच गुरीला सैनिकों की मदद लेनी होगी। उनसे मैं आपको मिलवा तो सकता हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके पास सरकारी सैनिकों से लोहा लेने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। उसकी तुम फिक्र मत करो। वहाँ एक अत्यंत गुप्त स्थान पर जर्मनी टैंकों और विमानों का गोदाम है। वे अभी भी काम करने के हालात में होंगे। वो मैं गुरीला सैनिकों को दे दूंगा, फिर तो काम बन जाएगा। आप वहां पहुंचिए, मैं गुरीला सैनिकों से मिलवाने के लिए खुद आपके साथ चलता हूं। परिस्थितियां और जटिल होती जा रही थी और अभी तक पहली समस्या ही नहीं सुलझी थी। महानगर लॉकअप में बंद आतंकवादियों ने जुबानें नहीं खोली थी। तूने सुना, कल खास पूछताछ करने वाले आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमारी जुबानें खुलवा ली तो फिर मौत निश्चित है। पर घबराओ मत, कश्मीरा हमको यहाँ से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। उस आतंकवादी की जुबान पर शायद सरस्वती विराजमान थी। कहते ही उसकी बात सच साबित हो गई।
ए, कौन है तू? पुलिस स्टेशन में किस लिए घुसता चला आ रहा है? तुमको मौत देने के लिए इंस्पेक्टर, क्योंकि तूने कश्मीरा और बेहात के साथियों को लॉकअप में बंद करने की ज़रूरत की है। अरे, गोलियों का कोई असर नहीं, पर कैसे? इसलिए कंजा खान को इतने सालों बाद फिर से हिंदुस्तानी पुलिस से टकराने के लिए अपनी मात से बाहर निकलना पड़ा। धड़ाक! कंजा खान ने एक ही झटके से लॉकअप की सलाखें बाहर आ गई। चल ओए चूहे, निकलो बाहर। कौन हो तुम? हमने पहले तो तुमको कभी नहीं देखा। पहले किधर से देखेगा? कंजा खान दहशतगर्दी की दुनिया से तभी रिटायर हो गया था जब तुम पजामे का नारा बांधना सीखता था। वो तो हमको बेहात भाई बोला तो हम तुमको छुड़ाने वास्ते इधर आ गया। अब निकलो बाहर। कुछ ही पलों बाद तीनों आतंकवादी कंजा खान के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर खड़े थे। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, कोई पुलिस वाला आ गया तो चक्कर हो जाएगा। पर जाना कहाँ है खान भाई? ओए, कश्मीरा तुमको नहीं बताया कि किधर मिलेगा वो? खान के सामने ड्रामा करेगा तो काट कर फेंक देगा। मालूम है खान भाई, गुस्सा मत करो। पहले ही पुलिस वालों ने इतनी बड़ी पिटाई कर रखी है, तुम तो गर्दन मत दबाओ। तो चलो गाड़ी में बैठकर चलाओ उसे। जल्दी गाड़ी कश्मीर की तरफ जाने वाले हाईवे पर दौड़ रही थी। महानगर वाला सूत्र हाथ से निकल चुका था और राजनगर में भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। ये दोनों अब तक बेहोश ही हैं। ध्रुव क्यों है ये पता नहीं चल रहा है। और इस औरत की हालत तो और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। इसकी नब्ज और रक्तचाप बहुत ज़्यादा हाई है। इतने तेज रक्तचाप होने के बावजूद ये जिंदा कैसे है, मुझे तो इसी का आश्चर्य है। इनका जल्दी ही होश में आना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। इनके अलावा और कोई नहीं बता सकता कि उस चर्च में क्या हुआ था। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ध्रुव, कोई भी डेवलपमेंट होते ही हम तुमको तुरंत खबर कर देंगे। ओ, हिटलर ने अपनी शैतानी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको इस दुनिया में सिर्फ गियोटो ही रोक सकता है और उसके लिए मुझे अपनी बेटी मारिया के शरीर का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हिटलर के अपने मकसद के लिए इस लोक की कुछ दुष्ट आत्माओं का सहारा लिया है। हिटलर की आत्मा से मैं निपट सकता हूँ, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं से निपटने के लिए मुझे सद आत्माओं की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और इस लड़के ध्रुव के अंदर एक शक्तिशाली सद आत्मा मौजूद है। मैं इसी की मदद लूँगा। स्ट्रीट लाइटों के ऊपर उड़ते मारिया के शरीर को कोई देख नहीं पा रहा था और मारिया के शरीर के अंदर मौजूद गुरु गियोटो की आत्मा ध्रुव के अकेले मिलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन रास्ते भर भीड़ भाड़ बनी रही और ध्रुव अकेला तभी हुआ जब वो अपने कमरे में पहुंच गया। क्या हुआ भैया, कुछ पता चला उन बम चोरों के बारे में? कुछ नहीं श्वेता, लेकिन तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रही है? तेरा इन सब से क्या मतलब? तो चुपचाप अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुट जा। और सुन, मैं रात की गश्त पर जाने से पहले कुछ देर सोना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके भैया। श्वेता की टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। वैसे भी इन सब झगड़ों से श्वेता को नहीं, चंडिका को मतलब रहता है। उफ, पीछा छूटा, वरना अगर श्वेता कमरे में रहती तो मेरी तैयारी देखकर समझ जाती कि मैं शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं होगा। इतना तो स्पष्ट है कि वे कश्मीरी आतंकवादी थे, इसलिए उस बम को प्रयोग भी कश्मीर में ही किया जाएगा। मुझे कश्मीर जाकर उन आतंकवादियों की तलाश करनी चाहिए। मैं श्वेता या मम्मी को ये बताकर परेशान करना नहीं चाहता। प्लूटोनियम बम के कारण वे खामखा चिंतित हो जाएंगे। और खटखट! अरे, खिड़की पर खटखट कौन? ओह, ये तो वही औरत है। और ये यहाँ पर कैसे आ गई? ये तो अस्पताल में बेहोश पड़ी थी और इस वक्त ये हवा में उड़ रही है। और अब ये शीशे में से रास्ता बनाती हुई अंदर आ रही है। पर कैसे और क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ध्रुव। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ ध्रुव, और इस तरह से अंदर आने का कारण सिर्फ यही था कि तुम मेरी बातों को सुनकर मुझ पर आसानी से यकीन कर सको। ओह, कौन हो तुम और ये सब मामला क्या है?
मैं अपनी बेटी मारिया के शरीर में ओझा गियोटो की आत्मा हूँ और मुझे हिटलर की उस आत्मा को रोकने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, जो मेरे नाती यानी मेरे बेटी मारिया के बेटे जियो के शरीर में प्रवेश कर गई है और अब वो हिटलर की आत्मा इस दुनिया को तबाह करने की योजना पर काम कर रही है। ये सब क्या चक्कर है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर शुरू से सब बताओ तो मैं शायद कुछ समझ सकूं। गियोटो की आत्मा मारिया के मुंह से सारी कहानी ध्रुव को सुनाती चली गई और दूसरी तरफ आतंकवादी कश्मीर स्थित अपने अड्डे पर पहुंच चुके थे। कश्मीरा, हम आ गए कश्मीरे। अरे वाह, तुम लोग पुलिस से बचकर भाग आए, पर कैसे? हम कहाँ भाग पाते, वो तो शुक्र है बेहात भाई का जिन्होंने कंजा खान को हमें छुड़ाने के लिए भेज दिया। उन्होंने सलाखें तोड़कर हमको बाहर निकाल लिया। रास्ते में कपड़े भी इन्होंने ही खरीदे, वरना हम तो कश्मीर की ठंड में ही मर जाते हैं। कंजा खान, कौन हो तुम भाई? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। और बेहात कमांडर ने कब तुमसे संपर्क किया इनको छुड़ाने के लिए? वो हमारा और बेहात का ही सीक्रेट बात है। किधर है बेहात? हमको अभी उसका पास लेकर चलो, अभी। वो तो ऊपर बम लगाने। अरे कुछ नहीं, आओ मैं तुमको उनके पास ले चलता हूँ, जल्दी आजा कश्मीरा। तो यहाँ पर कैसे आ गया? तो मकान की निगरानी के लिए रुका था ना? वैसे बम सही जगह पर फिट हो गया है। प्यूमा और शमशीर भी काम करके काम पूरा करके बस आते ही होंगे। पर तू मकान खाली छोड़कर क्यों आ गया? वहाँ निगरानी कौन करेगा? मेरे तीनों साथी महानगर पुलिस से बचकर यहाँ तक आ गए हैं, वे मकान में ही हैं। छूट कर आ गए? कैसे? कमांडर, तुमने ही तो उनको छुड़ाने के लिए कंजा खान को भेजा था। इसको कंजा खान कौन है ये? मैं इसको नहीं जानता। अगले ही पल कश्मीरा और बेहात सारी बात समझ गए। ये चाल है कश्मीरा, ये ज़रूर कोई पुलिस का आदमी है, हमारे टोह लेने आया है। मैं समझ गया कमांडर, पर यहाँ पर इसने अपनी मौत को दावत दी है। गोलियों की बारिश कंजा खान की तरफ लपकी, उसके शरीर से तो टकराई लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाई। मुझे मारने या बचने की कोशिश करना बेकार है कमीनों। नागराज से बचकर कोई अपराधी आज तक भाग नहीं पाया। तुम लोगों तक पहुंचने का यही एक रास्ता था कि मैं खुद ही भेष बदलकर तुम्हारे आदमियों को भगा दूं और उनके जरिए तुम तक और बम तक पहुंच जाऊं। पुलिस को भी मेरे इस प्लान के बारे में पता था और अब तक पुलिस तुम्हारे मकान तक भी पहुंच गई होगी। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बेहात। खैरियत इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेहात ना कभी कानून के हाथ में आया है और ना ही आएगा, और अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब बेहात ने अपनी गनों को भी जोड़ दिया है और उसमें गोला बारूद भी भर लिया है। तुझ पर गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन देखता हूँ कि तू रॉकेट अटैक से कैसे बचता है। क्लिक धड़ाक। ये सही है बेहात की, अगर ये रॉकेट कहीं से भी टकराएंगे तो उस चीज़ को नष्ट कर देंगे, मुझे भी। इसलिए इनको ऐसी चीज़ से टकराना चाहिए जो नष्ट होने के लायक है। वड़ाम। नागों की सी तेजी से नागराज की कलाई से सर्प निकलकर नागराज की तरफ बढ़ते एक रॉकेट की तरफ लपकी और एक झटके से रॉकेट की दिशा बदल गई। यहाँ पर नष्ट होने लायक चीज़ मेरा शरीर नहीं बल्कि तेरी गन है बेहात। नागराज ने रॉकेट को एकदम सही दिशा दी थी। अपनी तरफ बढ़ते रॉकेट को रोकने की चेष्टा में बेहात ने अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को छिपाया और रॉकेट ने उसके दोनों गनों के पुर्जे पुर्जे हवा में बिखेर दिए। बड़ाम। बेहात इस झटके से जब तक उबर पाता, नागराज ने उसे लंबी बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। धड़ाक। ये दोनों तो चित हो गए। अब ऊपर जाकर देखना होगा कि बम इन्होंने कहाँ पर फिट किया है। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नागराज, क्योंकि अब तो सीधा ऊपर जाने वाला है, एकदम ऊपर। प्यूमा, खत्म कर दो इसे। खड़ा खसाक। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और लंबी वीडियो बहुत लंबी वीडियो वो नहीं चल पाएगी और मेरे ख्याल से नहीं भी बनानी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, और पार्ट 2 का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।